ध्यान दें, आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। पिछले लेसन को लगभग खत्म किए थे, केवल एक बार तेजी में सुनते हुए खत्म करके नए लेसन की शुरुआत करेंगे। नई सदी की शुरुआत हम लोग देखे थे कि इसमें क्या था। ईटी पॉल किस चीज की कंपनी थी? म्यूजिक की। और उसने 1900 ईस्वी में एक नया चित्र दिया जिसमें एक काल्पनिक है कि नई सदी की हम लोग शुरुआत में आ गए। और इसी में हम लोग देखे थे एक जादूगर वाला भी जो है, ये हाथ में क्या लिए हुए? अलाउद्दीन का चिराग है। और इसके हाथ में क्या है? मशीन है। ये पुराने जमाने से नए जमाने का एक चित्र दिखाया गया। इन सब के पीछे हम लोग देखे थे कि औद्योगिकरण था। आदि औद्योगिकरण का मतलब था कि कुछ जो उत्पादन करता थे वो एक समूह में अपने आप को संगठित रखे थे, और इन उत्पादकों के संगठन को क्या कहा गया? गिल्ड्स। गिल्ड्स पर ज्यादातर अधिकार पादरी और कुलीन का था। वो जनरल लोगों के लिए नहीं बनाते थे, उन्हीं के लिए वर्क करते थे। और इसी कारण से धीरे धीरे जब बाकी लोग का डिमांड आया तो जो लोग सौदागर थे वो गांव के लोगों को ही पेशगी कुछ राशि दे करके किसी से रेशा के अनुसार ऊन छटवाना, किसी से कपड़ा समेटना, किसी से ऊन रेशे की कटाई करना, ये स्टेपलर, फुलर, कार्डिंग सब अलग अलग घर में काम करवा के शहर में फिनिशिंग करा के बेचना शुरू किए थे। अब इसी में हम लोग देखे कि नई क्रांति एक आई जिसका नाम था औद्योगिक क्रांति। उत्पादन के घरेलू पद्धति का स्थान कौन लिया? कारखाना पद्धति लिया। और मानव श्रम का स्थान मशीन लिया। ये जो नए कारखाने थे ये पुराने से अलग कैसे थे? एक जगह ही कारखाने में पूरे कार्य हो रहे थे। इसके पहले अलग अलग घरों में अलग अलग फैक्ट्रियां स्थापित। फैक्ट्री पहले भी, लेकिन पहले की फैक्ट्री और अब की फैक्ट्री में अंतर। अब एक ही फैक्ट्री में फिनिशिंग तक के अंतिम टच मिल रहा है, पहले ऐसा नहीं था। ये औद्योगिकरण है। और इस कारखाना में हम लोग देखे कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ, सूती वस्त्र उद्योग से हुआ। सवाल था सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों? तो हम लोग ये भी देखे वहां कई नए आविष्कार। सबसे पहले हम लोग देखे टॉमस न्यूकामैन, इसने वाष्प इंजन का खोज किया जिसमें जेम्स वाट इसको सुधार किया। रिचर्ड आर्कराइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार सूती कपड़ा मिल का रूपरेखा तैयार किया। जेम्स हारग्रीव्स ने स्पेनिंग जेनी तैयार किया। हमने आपको बताया था कि आपका जो ए है SCRT में 1770 है, NCRT में 1764 का ही डेट दिया। अब सर दोनों डेट अलग अलग है, तब क्या करें? तो कुछ नहीं करना है। बिहार सरकार की परीक्षा में शामिल होगे तो बिहार वाला बुक मान्य होगा, केंद्र सरकार की परीक्षा में शामिल होगे तो केंद्र सरकार की बुक मान्य होगा। बस इतने दिमाग में रखना। तुम दोनों परीक्षा में शामिल हो रहे तो 64 और 70 दोनों याद रखोगे, और होश में रहोगे कि रेलवे में बैठे हैं तो 64 और टीचर में बैठे हैं तो 70। वही तो बता रहे हैं, वही ना बता रहे हैं कि बिहार सरकार के परीक्षा अगर होगी तो 70 मारना है, और केंद्र सरकार की परीक्षा अगर होगी तो 64 मारना। जनरली दोनों रहना नहीं चाहिए, लेकिन विवाद की स्थिति में राज्य सरकार अपनी SCRT बुक को ही मानने ज्यादा मानेगी। अब इसमें हम लोग देखें, जॉन केले फ्लाइंग शटल का खोज किया, स्पिनिंग म्यूल का खोज सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया। पावर लूम, ये हमने आपको बताया था कि ये कपड़े को पड़ा भी काट सकता था, मशीन के द्वारा कटाई थी। और पावर लूम सबसे एक्टिव सिस्टम है क्योंकि ये कपड़े को ऊर्ध्वाधर रूप से ज्यादा एरिया में ये सूत काटने में संभव था। और इसका खोज किसने किया? एडमंड कार्टराइट ने किया। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प, और बेसिमर भट्टी का निर्माण किया। ये सभी धीरे धीरे सुनते सुनते आपके दिमाग में ये पच जाएगा। शुरू दिन थोड़ा अनजान था तो भारी लग रहा था, जान के ही चौथी बार सुनवा रहे, ये एकदम सुनते सुनते ही फैमिलियर हो जाओ, एडजस्ट हो जाओ। कोई पूछे खाली स्पेनिंग जेनी, कहना सुनल नाम है जेम्स हारग्रीव्स। 1770 भी है, 64 भी। धीरे धीरे एकदम फैमिलियर हो जाएंगे इससे। अगला नंबर हम लोग नेक्स्ट देखे थे, इंग्लैंड में ही क्यों? तो इंग्लैंड में बाड़ेबंदी आंदोलन हुआ था। बाड़ाबंदी का मतलब क्या था? जमीन एक जगह होना। तो जो गरीब थे वो सस्ते श्रमिक बने, और जो अमीर थे वो पूंजी उपलब्ध कराए। इंग्लैंड की सरकार लेसेस फेयर की नीति अपना रही थी, अहस्तक्षेप की नीति। और 1750 तक जहां ब्रिटेन में 80% लोग गांव में थे, वहीं भारत में बक्सर के युद्ध के बाद 1764 के बाद वहां औद्योगिक क्रांति शुरू हुई।
कई इंग्लैंड ने कहा कि हम ऐसे स्पंज की तरह काम करते हैं कि भारत से पैसा को सोख करके और टेम्स नदी के किनारे निचोड़ते हैं लंदन ले जाके। मतलब यहां से सब चीज सोखते हैं और वहां ले जाके निचोड़ते हैं। इसी में हम लोग आगे सिस्टम देखे थे, बाकी राजा भी टैक्स लगाते हैं, इंग्लैंड भी पैसा ले रहा था, तो दिक्कत क्या है? बाबर, हुमायूं, अकबर शासन किया तो क्या पैसा नहीं लिया? वो लोग भी लिए। लेकिन उन लोग का यही था इनके साथ समस्या, उन लोगों ने जो उस्मा दिया, उस उस्मा से जो बादल बने, पैसा तो उड़ाए लेकिन वर्षा भारत में करवाए। लेकिन इनका उस्मा से जो बादल बन रहा था, ये वर्षा इंग्लैंड में हो रहा था। ये समस्या था, बादल यहां बनवा रहे थे और इंग्लैंड में वर्षा करा रहे थे, तो यहां सुखाड़ और वहां बाढ़ आ रहे थे। बाकी लोग मेंटेन कर रहे थे जल चक्र को, इधर से लिए उधर से दिए, इधर से लिए उधर से दिए, ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनको भगाना पड़ गया। इसमें बाकी आपको याद है 1838 का डेट बहुत इंपॉर्टेंट था इंग्लैंड के चार्टिस्ट आंदोलन के लिए, जो मजदूरों के द्वारा किया गया था। और 1918 का डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट था, पहली बार इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार दिया गया। महिलाओं को इंग्लैंड में मताधिकार कब मिला? 1918। ये तो लाइन स्पष्ट है सबका। नेक्स्ट, अब हम लोग यहां से चलेंगे अगला नंबर। तो अब यहां से भारतीय कपड़े का युग समझना है। पिछले दिन सुन चुके थे, केवल आज के क्लास में हम लोग को एक नजर पूरा देखना है। पिछले दिन जो सुने थे अब उसको गहराई में चलें। देखिए, भारतीय कपड़े के युग इस सेक्शन, जिस समय इंग्लैंड भारत आया तो ऐसा नहीं था कि हमारे यहां कोई कपड़ा पहले से बनाने वाले नहीं थे। हमारा देश हड़प्पा काल में सबसे पहले अगर कपास किसी ने उपजाया तो हड़प्पा सभ्यता के लोग उपजाए। इसीलिए सूती वस्त्र, आपको मोहनजोदड़ो में भी सूती वस्त्र के प्रमाण मिले। तो वस्त्र उद्योग भारत का सबसे पुराना उद्योग। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के सबसे प्राचीनतम उद्योग की बात होगी तो वस्त्र उद्योग। हड़प्पा वासी क्या नहीं उपजाते थे, और उसमें चॉइस ए में कपास तो उपजाते थे, बी में दे दिया जौ उपजाते थे, सी में दे दिया गेहूं, बोलो नहीं उपजाते थे, डी में दे दिया रागी, जल्दी बोलो, तो नहीं उपजाते थे। रागी भी इनका फसल नहीं। चावल 2-3 जगह से मिले हैं, अवशेष मिले हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनोगे, जिस समय अंग्रेज आया सूती और रेशमी वस्त्र यहां पर मेन रूप से ये भारत से निर्यात हो रहे थे। यहां पर का जो भारतीय कपास था, आपने पढ़ा कैसे कपास थे? छोटे रेशे वाले कपास। आपने पढ़ा कि छोटे रेशे वाले कपास थे, और इसके कारण भारतीय वस्त्र जितने बढ़िया डिजाइन में बन रहे थे उतने बढ़िया डिजाइन से कहीं नहीं बन रहा था। तो भारत के कपड़ा इंग्लैंड ले जाते थे, इन लोग यहां से सामान ले जाते थे। शुरुआत से ही भारत में 2 बंदरगाह बड़ा इंपॉर्टेंट थे। एक बंदरगाह है सूरत, और सूरत बंदरगाह हमारा यहां पे है। यहां से लाल सागर की ओर कोई भी जहाज जाते थे तो सूरत बंदरगाह से ही जाते थे। दूसरा प्रमुख बंदरगाह थे मछलीपट्टनम। बोलो, मछलीपट्टनम कहां है? जल्दी बोलिए। आंध्र प्रदेश। और एक है हुगली, कलकत्ता। दक्षिण पूर्व एशिया में कुछ भी बेचना था तो ये 3 बंदरगाह भारत में सबसे पुराने बंदरगाह थे। इसी कारण से कोई भी, अब तुमसे पूछा जाएगा कैप्टन हॉकिंस किस बंदरगाह पर उतरा, तो एक के वो बंदरगाह है तो बस इसी पर ना उतरना है। इस समय बंबई कोई बंदरगाह नहीं, बंबई तो बाद में फिर डेवलप करेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि चाहे कैप्टन हॉकिंस हो चाहे सर टॉमस हो, सब के उतरने का बंदरगाह पूछेगा तो एक ही आंसर है सूरत। और अब ध्यान से समझिए, सूरत, मछलीपट्टनम और हुगली, ये 3 बंदरगाह भारत में पहले से चल रहे थे। जब यहां अंग्रेज आए तो उन्होंने सूरत से नीचे महाराष्ट्र में एक नया सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम है मुंबई, और यहां हुगली के बगल में एक नया सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम है कोलकाता। अब अंग्रेज का प्रभाव इतना ही समझ लो,
कि जो भी जहाज थे जो पहले सूरत से आते थे, जो लोग थे वो सोच लो, सूरत में कह रहा है कि 16वीं शताब्दी की बात देखें, 1.6 करोड़ का एक महीना में पहले निर्यात हो जाता था। अंग्रेज जब से बंबई और कलकत्ता बनाए तो 1740 में यहां केवल 30 लाख का निर्यात हो, यानी सूरत बंदरगाह को फ्लॉप कर दिए। मछलीपट्टनम खत्म हो गया, हुगली का काम खत्म हो गया। अंग्रेज अब अपना प्रभाव स्थापित कर रहे हैं, तो जो मेन बिजनेस है वो बंबई से और कलकत्ता से, यही दो मेन बिजनेस, यानी दक्षिण पूर्व एशिया में भेजना है तो कलकत्ता, और बाकी इधर लाल सागर में भेजना है तो बंबई। यानी अंग्रेजों का मेन बिजनेस था सूरत बंदरगाह की मुंबई। इस समय कपड़ा के लिए फिर जो सिस्टम थे, आपको हमने बताया था कि शहरों से में नहीं बन के गांव में बनता था, गांव से शहर आया, शहर आने के बाद फिर उसमें एजेंट लगते थे, एजेंट आपको याद है डाक चढ़ाते थे। अब अंग्रेज क्या किया, जब वो अपना प्रभाव में आया तो भारतीय सभी सौदागर पर नियंत्रण रखा। उन्होंने एक नया काम करना शुरू कर दिया, जो कपड़ा बीनते थे उनको अलग अलग जगह से खोज करने वाला एक अपना परमानेंट वेतन भोगी कर्मचारी बहाल की। उसकी ड्यूटी थी कि जो कपड़ा बुनकर है उनको एडवांस पेशगी दो, और सिर्फ अंग्रेज के लिए काम करे, जो एडवांस लिया वो दूसरे के लिए काम ही नहीं करे। उस एजेंट का नाम गोमस्ता था। गांव में कभी कभी सुनोगे, बड़ा गांव होगा तो गोमस्ता बाबू, गोमस्ता का नाम सुना है कभी? गोमस्ता नहीं सुना है तो मतलब नहीं सुना है, तो वहां पे कारीगर तुम्हारे गांव में वहां अंग्रेज के समय नहीं रहे। जिस गांव में कारीगर है, मतलब उस समय सूती वस्त्र बना रहे, तो उस गांव में गोमस्ता बाबू रहे। वो गोमस्ता क्या थे, तो अंग्रेज के बहाल एक एजेंट है। गोमस्ता की ड्यूटी है जो कारीगर है उसका पता लगाना, उसको खूब फुसलाना, उसको एडवांस दिलवा देना और अंग्रेज को बस माल की पूर्ति करवा देना। अब ये देखिए, एक नई व्यवस्था की जो शुरुआत है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना। इस सारा डेट आपको एकदम क्लियर कट है, एक बार फिर से सुनना है। सबसे पहले 1814 में भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ हुआ, याद आया? जो 1830 से 40 के बीच में कलकत्ता में बहुत बड़े एक उद्योगपति थे, कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर कि द्वारकानाथ टैगोर? जल्दी बोलिए। तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर की बात हम लोग देखें, इन्होंने अपने पूरी पूंजी को, पहले चीन वगैरह से बिजनेस कर रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने देखा कि भारत में 6 संयुक्त उद्योग में हम पूंजी लगाए, और इतने बड़े थे कि जहाज रानी उद्योग, जहाज निर्माण, खनन, बैंकिंग, बगान, बीमा क्षेत्र, सब में पूंजी लगा। और ये मेन समझो कि सबसे पहला भारतीयों के द्वारा स्थापित बहुत बड़े व्यापक पैमाने पे कलकत्ता पे इनका प्रयास। धीरे धीरे आपको याद है 1851 में मुंबई में सूती वस्त्र की नींव पड़ी। सूती वस्त्र की शुरुआत 1854 में, एनसीईआरटी भी लिखता है कि सूती वस्त्र जो है 1854 में प्रारंभ हुआ, लेकिन विधिवत शुरुआत 2 साल बाद हुआ, वो लाइन लिख दिया। यानी विधिवत शुरुआत एनसीईआरटी के अनुसार से 56 है, लेकिन 56 नहीं रटना, 54 सही आंसर है, उस सब जगह 54 चलेगा। इसमें 1907 में जमशेद जी टाटा, इसी से मिलता जुलता एक नाम है जमशेद जी जीजो मोए। ये जीजो मोए जो देख रहे हो ये महाराष्ट्र के, इन्होंने भी इनकी किस्मत समझिए, बहुत गरीब घर के व्यक्ति, और किस्मत क्या है, अफीम व्यापार में हाथ आजमाए। तो अफीम बिजनेस तो याद ही है चीन में चल रहा था, इतना प्रॉफिट हुआ कि उसका उल्लेख नहीं, सबसे बड़े व्यापारी में बन गए। बाद में अफीम युद्ध के बाद आपको याद है कि चीन ने अफीम लाना बंद करवा दी, तो फिर वो अपने कई महाराष्ट्र में उद्योग लगा दी। गुजरात में इसी तरह के नाम का मिलता जुलता एक व्यक्ति है जमशेद जी टाटा, इनका जन्म गुजरात में, जबकि ये जमशेद जी जीजो भोए जो देख रहे हो इनका जन्म महाराष्ट्र में। ये जो देख रहे हो जमशेद जी टाटा 1907 में टिस्को की स्थापना की, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना 1910 में की, याद है सबको?
एनसीईआरटी जब पढ़ोगे साफ साफ लिखा कि पहले बिजली बनेगा तब ना लोहा बनेगा, तो 7 में कैसे बन गए? एससीईआरटी कहता है 7 में टिस्को की स्थापना हुई, एनसीईआरटी कहता है 10 में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई और 2 साल बाद 1912 में जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना हुई। अब लीजिए एक नया झमेला, एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो 12 वाला लाइन मिलेगा, जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग कब प्रारंभ हुआ? तो एनसीईआरटी के अनुसार है 12 में प्रारंभ हुआ, लेकिन एससीईआरटी के अनुसार है 7 में प्रारंभ हुआ। हम तुमको दोनों इसीलिए जोड़ रहे हैं, कारण इस बैच में कई टीचर वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, वो लोग नहीं रहता तो 12 करते, 7 बोलते ही नहीं। लेकिन जो बच्चे टीचर के लिए बिहार के टीआरई 3 दे रहा है, तो उन लोग 12 मारेगा तो लड्डू नंबर आ जाएगा, 7 मारना है। बात समझो, उन लोग को 12 नहीं मारना है, तो उन लोग को 7 ही मारना है, क्योंकि उनको एससीईआरटी बुक मेन उनके लिए बेसिक बुक है, बिहार सरकार जो निकालती। बाकी एनसीईआरटी जो लिख रहा है वो हम लोग देखे केंद्र सरकार की परीक्षा में चलेगा। यानी कभी किसी परीक्षा में दे दिया कि बताओ जमशेदपुर में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई और चॉइस से 1910, बी 12, सी 14 और डी 16, तो छटपटाते नहीं आएंगे कि 7 नहीं दिया है, समझ लेंगे कि एनसीईआरटी का हुबहू लाइन दिया है, 12 आंसर सही। तो इसीलिए हम इसकी डिस्कशन बीच में कर दिए। 1917 में आपको हमने बताया था हुकुम चंद, इनका नाम स्पेशली एनसीईआरटी ने लिखा है। बाकी यहाँ पे आपको याद होगा 1854 की बात, काबस जी नाना भाई डाबर, याद है, सूती वस्त्र में नाम है। उसी तरह हुकुम चंद्र जूट उद्योग पहला बैठा है कलकत्ता में। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, पहला जूट मिल कहां स्थापित हुआ? कलकत्ता। कब स्थापित हुआ? 1917। कौन स्थापित किए? तो हुकुम चंद, इनका नाम भी ध्यान रखना है। तो ये आपका अच्छा ये स्टेप हो गया, एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो हुकुम चंद आ जाएगा। इसमें इतने ऑब्जेक्टिव्स आपको रटवाए थे। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया? 1881। 1920 में एक तो हम लोग देखे थे अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना हुई जेनेवा में। दूसरा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, याद आया? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ, ये भी डेट डायरेक्ट पूछ सकता है। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया? 1948। अब ध्यान से समझिए, इंग्लैंड में भी जब फैक्ट्री चलने लगी तो इंग्लैंड सरकार आयात निर्यात में ऐसा टैक्स लगाना शुरू की कि भारत में इंग्लैंड निर्मित वस्तु ही सस्ता हो जाए, और इसीलिए यहां से धागा निर्यात करके वहां से बनाना शुरू की। फिर भी ये फैक्ट्री कई चलते रहा, कारण अंग्रेज इन सभी को भी परचेज कर करके बाहर बेचने का काम कर रही थी। इंग्लैंड जब सामान बनाती थी तो देखो उस जमाने में भी प्रचार के लिए क्या की है वो समझो। इस समय कतई ये नहीं समझना कि बड़े बड़े उद्योग आ गए हैं तो छोटकन एकदम लुप्त हो गए। बड़ा उद्योग 1911 में 67% सिर्फ 3 ही जगह थे, एक मुंबई, एक बंगाल और एक चेन्नई, बाकी नहीं। यानी ये 3 जगह में ही बड़े बड़े उद्योग 67%। एनसीईआरटी में तीनों का एकदम मानचित्र बजाबते बनाया। तो ये मानचित्र देख के समझ लेना है कि 3 स्पॉट ऐसा है जहां पे बड़ा उद्योग था, बाकी सभी भारत में छोटे उद्योग चल रहे थे। अंग्रेज छोटे उद्योग को लगभग भारत में नष्ट किया। किसको? जो छोटे उद्योग अंग्रेजों को प्रभावित कर रहे थे। जो अंग्रेज को प्रभावित नहीं कर रहे थे, जो इंग्लैंड में नहीं बनता था, उनको ही कुछ नहीं कर पाए। जैसे कुम्हार लोगों का चुक्कड़ और घड़ा बनाने वाला उद्योग। अब कुम्हार अपना ऐसे ऐसे घुमा रहा है, चुक्कड़ बना रहा है, तो वो उद्योग को इंग्लैंड से लेना देना नहीं, वहां से कैसे टांग के लायक। तो कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई टैक्स वुक्स नहीं है, चलते रहो। जो उसको प्रभावित कर रहा है उसको बंद करा दी, बाकी प्रभावित नहीं कर रहा है वो चलते रहा। बाद में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ 1991 के बाद, पूरे विश्व का आना जाना फ्री, तब बेचारा कोई प्रभावित हो गया, क्योंकि सब लोग ने सोचा भारत में कौन उद्योग सबसे अच्छा चलेगा, तो देखा कि भोज वाला उद्योग।
भारत विश्व का एकमात्र देश है, वर्ल्ड का, जहां मरने के बाद भी भोज है। ये भी समझ लो, मर गया तो भोज कौन बात का भाई। एक तो जिसके यहाँ मरा वो ऐसी तकलीफ में, ऊपर से भी खाने चला गया। और खाने वाला के भी मानसिकता क्या है, 5 मिठाई है तो इनको स्वर्ग मिलेगा, अच्छा काम किया। मिठाई नहीं है तो बेचारा के भूत घोलटेगा, काम बढ़िया नहीं होगा। तो सोच लीजिए कि किस तरह के मानसिकता पे है। बाकी वर्ल्ड में कहीं भी शादी है तो एक दिन, जिस दिन शादी है चर्च में, उस दिन बस भोज हो। इंडिया में तो समझ ही रहो कि यहाँ मड़वा गड़ाएगा वही दिन से शुरू हो जाएगा। ये अभी एकदम भोज सीधे चलेगा, फिर उसके बाद तिलक, तो फिर खा लीजिए, फिर बाराती, फिर खा लीजिए, फिर आ गया तो रिसेप्शन, फिर मार दीजिए। तो इतना भोज कहाँ होना। इसीलिए बाकी लोगों ने देखा कि सबसे बढ़िया यहाँ चलेगा क्या, पत्तल उद्योग, ग्लास उद्योग। और तब एक से एक बाहरी कंपनी आ गए ग्लास और पत्तल लेके, ये बेचारा बैठ के। इसके बैठने का रीजन फिर इकानवे के बाद है, अंग्रेज इनको प्रभावित नहीं किया है। अब हम लोग देखें, इंग्लैंड के लोग क्या करते थे, कपड़ों पर लेबल और चित्र बना के बिजनेस करते थे। चित्र एनसीईआरटी दिया है, सोचो कि जो कपड़ा बेचते थे उस पर लेबल लगाते थे बड़े अक्षर में, मेड इन मैनचेस्टर, ताकि खरीदने वाले को लगे कि लंदन का सामान खरीदे। और लोगों को प्रभावित करने के लिए, भारतीयों को खुश करने के लिए चित्र भी भगवान और राजा का, भगवान का चित्र देते थे। बच्चे का कपड़ा है तो कृष्ण भगवान के बचपन वाला चित्र कि देख के एकदम मन खुश। बाकी है तो एकदम बाकी भगवान का, कि भगवान का आदेश है खरीदो। पंजाबी लोग में बेचना है तो महाराजा रंजीत सिंह के चित्र है कि तुम्हारे महाराजा का आप छाप है, इसीलिए वाला और खरीदो। एकदम उस टाइप के रहते थे। भारतीय लोग को जो बेचना होता था तो राष्ट्रवादी और स्वदेशी चित्र, ये भी भगवान का देते थे। एक बड़ा बढ़िया चित्र भी आपका एनसीईआरटी में दिया। चित्र क्या दिया है कि भारतीय कंपनी उजान करके एक ऐसा बनाए है लोगो, जिस लोगों में है कि उनके कंपनी के कपड़ा भगवान बाकी लोगों को दे रहे हैं कि यही वाला खरीदना, बाकी को नहीं खरीदना। माने भगवान अपने हाथ से उस कंपनी के कपड़ा दे रहे हैं कि कंपनी को देखो। तो ये सब देखिए बेचने उचने के लिए इन लोगों का जो सिस्टम था, ये पूरे आपके इस लेसन में समझाया गया था। अब आप इस लेसन को बढ़िया से रीडिंग डालो, तब कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब औद्योगिकरण आपका रीडिंग हो जाएगा। आज नए लेसन की अब हम शुरुआत कर रहे हैं। यहां तक तो बात क्लियर है सबका ना। नया लेसन बहुत जबरदस्त है, एक क्वेश्चन की गारंटी देता है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया अंतिम लेसन, और ये लेसन आज के बाद बस अगले दिन कल चलेगा। कल आपका 10th क्लास एनसीईआरटी खत्म। हमने पहले भी बताया कि 7 के पहले 11th तक खत्म कर देंगे। उसके बाद जो बच्चे टीआरई 3 के लिए, तो वो लोग इंडियन वाला हमारा यूट्यूब पर ही इतने सारे वीडियो, एक नजर एंशिएंट, एक नजर गांधी जी, एक नजर मेडाइवल, वो सब वीडियो पड़ा हुआ, तो वो सब फास्ट में एक बार सुन लेगा तो उनको लाभ हो जाएगा। बाकी इधर डिटेल गहराई में हम लोग एनसीईआरटी बरहमा का इंडियन थोड़ा बढ़िया से पढ़े, तो इसीलिए उसको हम लोग आराम से वर्क करेंगे 7 के बाद। अभी उन लोग के परीक्षा में वर्ल्ड पूरा हम इधर कंप्लीट कर दे रहे हैं, चूंकि यूट्यूब पर वर्ल्ड का वीडियो ज्यादा नहीं है, वर्ल्ड का हमको लगता है 1 या 2 वीडियो ही होगा, तो इसलिए उसमें भी सारांश भाव में, डिटेल इतना नहीं। इधर जो कर रहा है तो इधर से प्रश्न नहीं छूटेगा, इसमें पूरे का पूरे कर दे रहे हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिए, अभी जो अब सेक्शन आपका शुरू हो रहा है, प्रेस, संस्कृति, आधुनिक दुनिया, मुद्रण कला, इस बात को समझे। देखो हर चीज में यूरोप सबसे आगे रहा। यूरोप भारत के पश्चिम में है, इसीलिए उसको पश्चिमी देश कहते हैं। इस साइड में जो भी देश हैं, जैसे चीन है, जापान है, ये सभी पूर्वी देश कहलाता है। शुरू से लोगों ने ये माना कि पश्चिमी देश ज्यादा समझदार रहे कि पूर्वी, तो पश्चिमी लोग ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहे, शुरुआत से यही माना गया। लेकिन अभी तुम एक ठीक उल्टी प्रक्रिया सुनोगे। विश्व में सबसे पहले 106 ईस्वी की ही बात है, उतना पहले चीन में एक व्यक्ति थे टस पलाई लून।
व्यक्ति का नाम क्या था? टस प्लाई लून। ये टस प्लाई लून ने चीन में कागज का खोज कर दिया। वर्ल्ड में पहला देश चीन है जहां कागज का खोज। बाकी हम लोग के यहां इंडिया में भोजपत्र पर लिखते थे। हम लोग के यहाँ कागज नहीं था। भोज खाने वाला पत्ता देखे हो ना, वो पत्ते पर लिख देना है, हो गया। तो हम लोग के यहाँ वही है। यूरोप में भी लगभग वही है, ताम्र पत्र, भोजपत्र, यही सब पर चल रहा। लिखने का काम एक तो बाकी लोग करते ही नहीं थे। मनुष्य का काम पढ़ना लिखना नहीं था। कुछ लोग थे जो पढ़ते थे बस, बाकी लोग का काम पढ़ना लिखना है ही नहीं। तो करेंगे क्या? खाने पर संघर्ष था। दिन भर बहुत मेहनत करोगे तो उत्पादन कम होगा। खेत तैयार करने में लगे रहो। 100% कृषि प्रधान है यहाँ। पढ़ना लिखना, पूरा दिन भर खेती करेगा, तब अगर वर्षा नहीं हुआ तो भूखे मरने का नौबत है। ये हालत संघर्ष। आज तुम पढ़ इसीलिए रहो ना क्योंकि गारंटी है कि घर में साल भर का अनाज हो गया। जिनके यहाँ साल भर का अनाज नहीं हुआ है तो उनके बच्चे पढ़ने चलेंगे नहीं। उनके गार्जियन चिंता में रहेंगे कि चलो साथ में कहाँ काम होगा, मिल के करेंगे, अभी भरा नहीं। तो उस समय वही समस्या थी। अब उस समय हम लोग के यहाँ जो अमीर लोग हैं वो लोग लिखवाते थे, कुछ लोग पढ़ते थे। और लिखने का काम एकदम हाई फैशन में, तांबा का पत्थर पिघलाए और उसी पर लिखवाए। भोज का पत्ता है उसी पर लिखवाए। लिखने में भी राजा लिखवा रहे हैं तो साधारण नहीं है, सोना गला गला के लिखवाते थे। नवाबी का अंतिम रहता था, स्वर्ण अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा। ये नाम सुना होगा तो स्वर्ण अक्षर यही है, उस जमाने का है। आजकल क्या है, लीड वाले अक्षर में लिखा जाए। स्वर्ण अक्षर तो उस समय में होता था। स्वर्ण अक्षर का मतलब है सोना पिघला लिए, पंख लिए और इसी से लिखते चले। तो इस तरह के सिस्टम। अब यहाँ पे क्या ऐसे सिस्टम में बहुत किताब लिखना संभव है? नहीं। एक आगो किताब लिखा है। बाद के समय में मुगल बादशाह वगैरह जो है वो लोग अपना किताब डेवलप करवाया और कहा कि हम पर लिख दो, तो सब उसी तरह ताम्रपत्र सब सिस्टम में लिख दी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है। चीन में धीरे धीरे यहाँ के जो राजा हुए, वो राजा ने कहा कि हमको जो भी अधिकारी बनाना हो, इन अधिकारी को चुनने के लिए सिविल सर्विस के लिए सिविल सेवा की परीक्षा होगी। वर्ल्ड का पहला देश चीन है जहां सिविल सेवा की परीक्षा होती थी। बाकी जगह अधिकारी बनाने के लिए राजा चापलूस खोजता था। भारत में बस यही था कि कौन मेरा परिवार कुटुंब है वो लोग अधिकारी है, या मेरा खूब जय जयकार जो कर रहा है वो अधिकारी। इस समय पढ़ना उड़ना का मतलब नहीं है। राजा शिकार पर गया, कोई हमला कर दिया, मार दिया, गुड, तुम डीएम बन जाओ, हो गया डीएम। इसके लिए पढ़ना लिखने का जरूरत नहीं। लेकिन यहां था कि नहीं, पढ़ना लिखना पड़ेगा। और जब पढ़ाई लिखाई से लोगों का चयन होगा तो लोग किताब खोजेंगे, क्या पढ़े। और इसीलिए वर्ल्ड का पहला देश चीन है जहां कागज पे छपाई की पद्धति शुरू हुई। वर्ल्ड में कहीं छपाई उपाई की टेक्नोलॉजी नहीं थी, हाथ से लिखाई की टेक्नोलॉजी थी। और इसीलिए पूछा जाएगा विश्व में पहला प्रिंटिंग प्रेस किस देश में विकसित हुआ? चीन में। लेकिन ये जो प्रिंटिंग प्रेस था, छपाई थी, ये छपाई ब्लॉक प्रिंटिंग था। ब्लॉक प्रिंटिंग से छपते थे। ब्लॉक प्रिंटिंग समझते हो? नहीं। ब्लॉक प्रिंटिंग का मतलब होता है लकड़ी का ब्लॉक बना ली, एक लकड़ी आयताकार पेज के आकार का काट ली, जो जो उसमें छपेगा ये लकड़ी में सब उल्टा लिख दी, और सब उल्टा लिखने के बाद स्याही लगा करके एक पेज, उसी को अगला पेज, दूसरा पेज, ऐसा कर ली। फिर दूसरा तरह का सिस्टम है तो फिर इसी तरह का ब्लॉक बना करके उसको लिख दिए। 10 पेज का किताब है तो 10 को ऐसा ब्लॉक बनाए। 20 किताब छापना है तो 20 बार इसको छाप दिए, 20 बार इसको छाप दिए, सबको एक जगह किए, किताब तैयार हो गई। अब इसमें दिक्कत क्या है कि अब कुछ भी अब ये छप गया तो ये बेकार हो गया, फेंक दीजिए। जस्ट लाइक हम लोग का ब्लॉक प्रिंटिंग का मतलब समझ लो मुहर। मुहर नहीं देखा है? जो छापना है उसमें लिखा हुआ है, लिए अब मार दिए, हो गया। अब उतने बड़ा भर पन्ना के मुहर बना दे, लिए मार दिए, तो चीन में था। अब उस समय रबर नहीं है तो लकड़ी से ही शुरू कर दी। यही ब्लॉक प्रिंटिंग का काम यहां चल रहा था। धीरे धीरे अब जिस समय ईसाई धर्म विकसित किया तो कई रेशम मार्ग के द्वारा
यूरोप के लोग चीन में आना जाना शुरू हो गए। आपको याद है सिल्क मार्ग पहले, अब कई लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, तो यूरोप के कई पादरी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए यहां पहुंच रहे हैं। जब पहुंचे तो लोग छपते देखे, पेज देखे, बड़ा आश्चर्य लगा कि गुड, बड़ा बढ़िया, कुछ नमूना प्रिंटिंग का यूरोप लाए। और जब यूरोप नमूना लाए तो यहां ये टेक्नोलॉजी हिट था, तो यहां सुपर हिट हो गया, उससे भी ऊपर। अब बताओ यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस के नमूना किस देश से आया? चीन से आया। अभी भारत नहीं आया, अभी भारत में हाथे से धर के रगड़ दे रहे हैं पांडुलिपि। हाथ से लिखने वाले टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? पांडुलिपि। यहां अभी कोई नहीं है कि प्रिंटिंग प्रेस है। प्रिंटिंग प्रेस यहां से गया यहां, और यहां से पुर्तगाल के लोग आए तो गोवा में कहे कि क्या ये सब हाथ से लिखता है, छापो। पहला छपैया गोवा में पुर्तगाल वाले लोग कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे इंग्लैंड कलकत्ता में शुरू करेगा, तब हम लोग सीखे कि वो छपता है तो इंडिया शुरू। बहुत बात। अभी इंडिया में जो भी है, अब सोच लो पुर्तगाल कब आया? 1498 माने 1500 हो, 1500 तक भारत में हाथ से लिख रहे थे। इसीलिए मुगल बादशाह जो भी तुम अकबरनामा, बाबरनामा जो पढ़ते हो, क्या छपा है? नहीं, हाथ से लिखा हो। तो ये बात दिमाग में सेट रखना है। अब ध्यान दीजिए क्यों यहां हिट था, यहां सुपर हिट कैसे हो? कारण क्या था? चीन की भाषा में 10,000 से ऊपर वर्ण थे, लेटर थे। अब हिंदी में छापना और इंग्लिश में छापना, तो डेफिनेटली इंग्लिश वाला टॉप कर जाएगा, इसमें 26 गो। हिंदी में कब आधा क आ जाएगा, कब क के ऊपर ऐसे मार देगा, कब क के में ऐसे मार देगा, ठिकाना नहीं। इंग्लिश में कभी सुना है कि आधा ए चलेगा और ए में ऐसे चलेगा, एगो ए में ऐसे चलेगा? सिर्फ 26 लेटर है, ए से जेड। अब यहां पे इसको बनाना बड़ा आसान हो गया। इसने अब दिमाग लगाया कि वो छप सकता है, तो क्या जरूरत है इतना लगातार हम ऐसे ऐसे ब्लॉक बनाए? क्यों नहीं हर लेटरे का ब्लॉक बना दे, और जो छापना है उसको सजा देंगे, आप फिर छाप दीजिए, और फिर उसके बाद हटा करके फिर अगला जो छापना है उसी को सजा देंगे। तो हमको बार बार उस तरह का बनाना नहीं पड़ेगा जो ब्लॉक में बर्बादी हो रहा। लेकिन ये काम बड़ा टफ था। अब इस काम को सोचने वाला पहला व्यक्ति जर्मनी का है। अब देखिए दोनों अच्छा प्रश्न आएगा। यूरोप में सबसे पहले कागज का खोज कहां हुआ? तो जर्मनी। कागज भी यही है, प्रिंटिंग प्रेस भी जर्मनी। तो जर्मनी की टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर रही। जर्मनी में एक लड़का है, बड़ा तेज दिमाग का है, तेल पेरने वाली उसकी मशीन है। सरसों की खल्ली से तेल निकाल रहा है, तेल पेरने की मशीन है, जैसे गन्ना पेरने वाला। और उस व्यक्ति का नाम है, जर्मनी का व्यक्ति, गुटेनबर्ग। अब गुटेनबर्ग जब पहली बार छापने वाला सिस्टम देखा, तो उसको तेल पेरते समय दिमाग में आ रहा है कि अगर इसी में बैठा दे छपने वाला चीज और पन्ना दे दे पेरने के जगह, तो छप छप के निकलते चला जाएगा। बात समझिए, वो अपना अलग टावर धरा रहा, तो कह रहा है कि तो बड़ा बढ़िया है, तेल पेरने से अच्छा है यहां पर कुछ लिखा जाए, और वो लेटर बैठा दिया जाए। अब उसने उस मशीन में छोटा सा गड्ढा किया, छेद किया, कहा कि अब इसी में इतना ही बड़ा हम अगर ए लिख करके उल्टा छाप दे, इसमें सेट कर दे तो ही छपेगा। लोहा पिघलाया, पिघला करके उसमें ए जैसा स्ट्रक्चर लिखा, नीचे ही पहले रेत पे ए लिखा हुआ है, और इसी पे पिघला हुआ पूरे इसमें मोल्डिंग के लिए लोहा पिघला हुआ डाल दी, तो नीचे तो ए आ गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोहा जमने के बाद सिकुड़ता है। हर पदार्थ जमने के बाद सिकुड़ता है, क्योंकि गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ेगा और ठंडा करेंगे तो आयतन घटेगा। अभी बेचारा को समस्या क्या है? इतना बड़ा नापी ले करके लोहा पिघला के बनाया तो बन गया, सेट किया तो ढीला है, गिर गया। क्यों? क्योंकि वो जब जमेगा तो सिकुड़ जाएगा। अब इसको बड़ा टेंशन है कि कैसे क्या कर। तो ईश्वर ने बड़ा कम ही पदार्थ दिया है जो जमने के बाद फैलता है, जैसे बर्फ। बर्फ जमेगा तो फैलेगा, लेकिन लोहा जमेगा तो सिकुड़ेगा। इसने एक पदार्थ को देखा जिसका गुण था बिस्मत, जमने के बाद फैलना। फिर इसने लिया शीशा, फिर इसने लिया टीना। मजबूती के लिए टीना,
इंक ज्यादा घींचे नहीं इसके लिए शीशा, और बिस्मत, ये दोनों जितना सिकुड़े ये उतना फैले तो बराबर, हिसाब किताब मेंटेन। देखिए ये दोनों सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा। और इससे उसने पहली बार मुद्रण ब्लॉक बनाने में सफलता पाया। ये पहला इवेंट है, चीन में भी ऐसा नहीं था। 3 सिस्टम है, इंक छोड़ने के लिए शीशा, मजबूती के लिए टीना, और बिस्मत क्यों डाला, ये दोनों जितना सिकुड़ेगा वो उतना फैलेगा, और उसको मेंटेनेंस के लिए डाला, और ये तीनों मिला करके इतना सुपर हिट टेक्नोलॉजी बनाया कि अब वो छाप सकता था। लोगों ने पूछा कि अब भाई छाप सकता है तो अब छापने में, अब बात को समझो, ये पूरे यूरोप में ईसाई धर्म ही लगभग थे, और ईसाई धर्म के सबसे हेड पोप थे, और पोप के पास एक अद्भुत पुस्तक था जिस पुस्तक का नाम था बाइबिल। बाइबिल के बारे में स्वयं ईसा मसीह ने कहा कि हम नहीं लिखे, ईश्वर ने सब लिखा है, उनकी कही गई बात है, इसको एकदम शांति से मानना। देखो बाइबिल, कुरान, ये सब कहते हैं कि हम नहीं, आदमी नहीं लिखा डायरेक्ट, इसलिए कुरान शरीफ के भी लेखक नहीं, वो कहते हैं डायरेक्ट अल्लाह ताला सीधे लिखे, उनकी बात है, हमारी बात इसमें नहीं। ईसा मसीह ने कहा कि मेरी बात कुछ नहीं है, सब भगवान की। बाइबिल सीधे सीधे कहता है कि प्रकृति मनुष्य के उपभोग के लिए। बाइबिल एक के लाइन में कहता है कि जितना चीज तुम देख रहा है चलते फिरते, वो सब हम तुम्हारे ही लिए बनाए, कुछ खाओ पचेगा, तुम्हारा मशीन सबसे हाई टेक्नोलॉजी। बात समझो, हर प्रकृति तुम्हारे उपभोग के लिए। बाइबिल ई लाइन ही कह दिया, तो इसीलिए ईसाई लोग सब कुछ खाते हैं, वो चाहे कीड़ा रहे, चाहे मकोड़ा रहे, चाहे जोर, क्योंकि उनका मानना है प्रकृति हमारे उपभोग के लिए है। अब उनको जो मिले, कुत्ता भी मिलेगा तो कहेंगे हमारे लिए ना बनाया, क्यों, बाइबिल कहते हैं ईश्वर ने कहा है, बस शुरू। खाली सांप भी मिला तो कहेंगे कि गुड, प्रकृति उपभोग के लिए, मुड़ी काटो, जहर इधर है, बाकी बुद्धि है, एकदम अचार लगाओ, फर्स्ट क्लास अचार। कुछ भी खाएंगे, ये तो भाग्यशाली हो कि अभी तुम इस बेल्ट में रह, जहां ईसाई संख्या ज्यादा है। जैसे इंडिया में ही नागालैंड चल, तो नागालैंड के सड़कों पर कुत्ते नहीं नजर आते। बात समझ गया ना, क्यों नहीं नजर आते हैं, समझ गया हो, क्योंकि वहां के लोगों का वो भोजन है। जैसे यहाँ मुर्गी को बंद कर करके पिंजरा में बेचते हैं, वैसे ही वहां सड़क छाप कुत्ता को दुकानदार पकड़ पकड़ के बंद करता है और किलो से बेचता है कि देखो डेली कटेगा एक ठो। जैसे यहाँ बकरे टंगे देखते हो, वहां कुत्ते टंगे रहते। वहां होटल में खाना, अगर पहली बार तुम जा रहे हो नागालैंड, तो वो सब भोजन अगल बगल देख के जो अंदर है वो भी बाहर आ जाएगा। बात समझ रहा है ना, जो कारण क्या है, कोई भोजन खराब नहीं होता, तुम्हारा सॉफ्टवेयर में वो सेट नहीं, और नया सॉफ्टवेयर मारेगा तो रिएक्शन हो जाएगा, कहेगा अचार घींचा, सांप का बाहर हो, सांप के अचार, राम राम, पूरा हाथ धोना शुरू कर दिया, क्योंकि तुमने बचपन से उसको कभी टेस्ट नहीं किया। उनका बच्चा शुरू से ही है कि सांप का अचार, जैसे तुमको कैसे बच्चे से सिखाया गया ये आम का अचार, कटहल का अचार, तो टेस्ट बैठा हुआ, उसी प्रकार उनका। अब यही चीज देखिए, ये बाइबिल में जितनी बातें थी, ये पोप डायरेक्ट रट करके ईसाई धर्म के जो सबसे चर्च के हेड होते थे पादरी, इनको ट्रेंड करते थे। और पादरी की ड्यूटी थी कि गांव मोहल्ले में जाके प्रवचन दे, बैठे और बोले कि बाइबिल के 8वां अध्याय का 5वां श्लोक प्रभु ने ऐसा कहा, और उन्होंने अपना श्लोक का व्याख्या की। लोगों ने पूछा कि कौन किताब, तो बाइबिल। कौन बोले, तो प्रभु। किताब, तो मूर्ख, एक ही किताब है, उस सबसे हेड पोप के यहाँ है। वो किताब साधारण नहीं है, स्वयं ईश्वर ने लिखा, हम जो बोल रहे हैं बस वही सत्य है। मान जो बेचारा बैठा है वो सोचता था कि 6वां अध्याय 5वां श्लोक, 8वां अध्याय 9वां श्लोक यही है, याद किया। जिस समय जर्मनी में गुटेनबर्ग प्रेस का खोज किया और कहा कि कौन किताब छापे, तो बोलो सारे लोग का डिमांड क्या होगा, कहेगा बस बस ई वाला छापो, प्रभु क्या बोल, क्योंकि उस समय कोई साइंस मैथ नहीं चलता। इसीलिए क्वेश्चन आएगा कि गुटेनबर्ग ने अपने प्रेस में सबसे पहले किस पुस्तक को छापा, बाइबिल को छापा। इतनी प्रतियां बिकी, जिसे देखे बाइबिल खरीद लिया। अब पादरी लोग का हालत खराब हो रहा है। अब वो बोल रहे हैं 8वां अध्याय 4वां श्लोक निकालो, 8वां अध्याय 4वां श्लोक, ये वाला नहीं है सर, 6वां अध्याय में गवाना शुरू हो रहा है।
अब तो लोग देखने लगे। पोप इसके पहले अपना रुतबा कुछ हाई फाई रखा था, अब कई लोग उनको चैलेंज देने लगे। अब पोप की जो हालत खराब है, पोप क्या कहते थे, ईश्वर के सबसे करीब हम हैं, जो हम बोल दिए वो ईश्वर का लाइन। और वो कहते थे कि सूर्य घूमता है, पृथ्वी स्थिर। उस समय पोप का इतना चलंती था कि मजाल नहीं है कि कोई व्यक्ति पोप के अगेंस्ट बोल दे। इनकी बात को काटा मतलब मरना तय, मृत्यु दंड तक देते थे कि हम अगर मृत्यु दंड दे रहे हैं पक्का नरक जाओगे, क्योंकि हम दे रहे हैं, तुम गड़बड़ कर रहा। बोल देता कि कोई इस कलम को हम बनाए, उतने में पिटाई होता। हम क्या, इस कलम को ईश्वर ने हमसे बनवाया है। कौन बनवाया? ईश्वर, सिर्फ गॉड है, बीच में अपने काबिल मत बन। देखो बड़ा टाइट सिस्टम है इस समय, धर्म से ऊपर कुछ है ही नहीं। तुम अपने आप को कहीं नहीं ला सकते, कुछ भी होगा तो बोलो सब ईश्वर का। ऐसे कई लोग कुछ है करते हो, तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, जे कर रहे हैं कन्हैया कर रहे हैं, नाम हमारा खाली हो रहा है। ये पोप का सिस्टम है, दिमाग अपना लगानी नहीं। पोप कह दिए गली में 12 बजे भूत है तो है, दिमाग मत लगाओ, वहां 10 बजे से जाना बंद करो। क्यों? पोप कह रहे हैं तो पक्का है। इतना टाइट सिस्टम वाले व्यक्ति। पहली बार निकोलस कोपरनिकस ने मैथ बनाया और कहा कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमते हैं, 365 दिन में चक्कर मारते हैं। पोप को मालूम चला, कहा कौन घुमाने में लग गया है पृथ्वी, पकड़ के लाओ। कोपरनिकस पूरा मैथ लेके आया, दिखाया कि सर देखिए 365 दिन ऐसे चक्कर लगाता है। कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, चक्कर लगाता तो हमको भगवान नहीं कहते, भगवान के करीब हम हैं, जेल में डालो, और 8 दिन का समय दे रहे हैं, सब मैथ चेक करो, गलत होगा। 8वां दिन पेज भेजा गया, लिखो क्या, तो उसने कहा कि मैं सही कह रहा हूं, पोप गलत है, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। कोपरनिकस कहा कि ये मानव जाति के लिए कलंक है, पूरे मानव जाति को पागल बना देगा। निकोलस कोपरनिकस को मृत्यु दंड दिया गया। जिस व्यक्ति ने पहली बार पृथ्वी घुमाया उसे मृत्यु दंड दिया गया। बाद में इधर कुछ साल पहले, 25-30 साल पहले जो नए पोप बने, उन्होंने एक नया सर्टिफिकेट जारी किया कि कोपरनिकस को माफ किया जाता है, उसने सही कहा। मतलब हम मृत्यु दंड दिए तो नरक गया है, सर्टिफिकेट जारी करेंगे तब स्वर्ग आएगा। बात समझ रहा है? ये चलंती थी पोप। पोप क्या थे अब समझ में आया हो। गैलीलियो बहुत हाई पावर का दूरबीन बनाया, साफ दिखाई दे ग्रह घूमते हैं। कुछ दिनों के बाद उसने कहा कि मेरा मैथ नहीं है, दूरबीन है, कोई देखो ग्रह घूमते हैं, सूर्य स्थिर है। फिर पोप कहा कि बुलाओ कौन घुमा रहा है। फिर गैलीलियो पूरे रास्ते बड़ा प्रसन्न होके आया कि मेरा मैथ थोड़े, दूरबीन जब देखेंगे तो पोप मेरा पीठ ठोकेंगे कि इतना पावर का कैसे बनाते। और इसी प्रसन्नता के साथ जब वो पोप से मिला, पोप कहे क्या जी, तो कहा कि सर इसको देखा जाए, ग्रह घूमते हैं। गैलीलियो उम्मीद कर रहा था कि देखने के बाद शाबाशी देंगे, लेकिन पोप ने बहुत जबरदस्त डांटा कि तुम क्या डब्बा लाए हो देखने के लिए, तुम हमको समझ क्या रहा है, हम भगवान के करीब है, ऐसे ही पूरी दुनिया देख रहे हैं, ये डिब्बा सिब्बा क्या लाया है तुम, जेल में बंद करो इसको, ठीक से देखो, चेक करो। 8 दिन बाद मिलते हैं। डेली बेचारा जेल से गैलीलियो देखे और कहे कि पृथ्वी घूम रही। 8वां दिन इसके पास भी, गैलीलियो के पास कागज आ गया, लिखो क्या देखते हो। गैलीलियो जान रहा था कि अगर लिख देंगे तो हमको भी कोपरनिकस जैसा मृत्यु दंड मिलेगा। गैलीलियो ने लिखा कि हम झूठ बोल रहे हैं, इस दूरबीन से कुछ दिखाई नहीं देता, और पोप सही कहते हैं, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूमता है। नीचे साइन किया गैलीलियो, और साइन करने के बाद दूरबीन फिर उठाया तो दूरबीन पटक के चिल्लाया कि लिख तो दिए पृथ्वी स्थिर है, लेकिन अभी भी घूम रही। बात समझो, इतना दुख देने वाले कौन थे? पोप। अब कहानी का यू टर्न है। अब कहानी का यू टर्न है कि जब बाइबल छपा तो एक व्यक्ति ऐसा आया जो पोप को ही कहा कि आप ये सब गलती गलती बोल रहे हैं, आपको हिम्मत है तो हमसे बतिया लीजिए कौन श्लोक में क्या होता है, और इन्हीं के घर पे पोस्टर साट दिया। अब सारे लोग चिंता में हैं कि जो धरती घुमाता था इसको तो ये फांसी दे दिया, ये आदमी तो पोपे के घुमा रहा है, क्या होगा बेचारा का।
अब हाल चाल आगे का अगले दिन चलेंगे, तो अगला दिन अब इंटरेस्टेड आ गया, तो इसमें सुनेगा। हम बताए थे कि अब यहां से इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा ना, और लेसन इंपॉर्टेंट है, अगला दिन छोड़ेगा नहीं, कंटिन्यूटी में अब लेसन चलेगा। तो नेक्स्ट हम लोग कल चलेंगे। इंडियन हिस्ट्री का लिंक हम दे देंगे, वो आप टेलीग्राम पे लिंक रहेगा, उतना जिसका टीआरई का है वो पढ़ लेना। वर्ल्ड खूब बढ़िया से पढ़ लो 11 तक। ऑफर वगैरह जो भी है होली में सब आएगा, होली में ऑफर आएगा, इंतजार कर लीजिए। पीडीएफ तो अपलोड हो ही रहा होगा, नहीं हो रहा है तो 700 पे कॉल करना, वो कर देगा। सारे बच्चे जो ऑनलाइन में है, अच्छा लग रहा है तो उसमें एप्लीकेशन का 5 स्टार रेटिंग और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी इसको देखें जिस एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो।